ठीक है। हम आज ये पढ़ेंगे कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, ठीक, और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ठीक, ये पूरा वर्णन भाग 1 के अंतर्गत है। भाग 1, ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं कि विभिन्न अनुच्छेद में क्या क्या है। अनुच्छेद नए राज्यों के निर्माण में कौन कौन से अनुच्छेद जिम्मेदार हैं और क्यों हैं, ठीक है। कौन कौन से अनुच्छेद जिम्मेदार हैं और क्यों हैं। तो जैसे आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, ठीक, इसमें क्या होगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें क्या लिखा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके आप उपखंडों को ध्यान देखिए कि उन उपखंडों में क्या क्या है। पहला, संविधान का अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है, हाँ, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, क्या कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत, और क्या आगे लाइन, हाँ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन, हाँ, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या कहा गया है, हाँ, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक। इसके अलावा और क्या है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है, ठीक। राज्य और क्या होंगे, उनके राज्य क्षेत्र, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, वो क्या होंगे, शेड्यूल 1 अर्थात पहली अनुसूची, किसमें, पहली अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है, ठीक। कहने का मतलब ये कि इसका ये भी आपको जवाब मिल गया कि पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। और इसके अगले उपखंड में क्या कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। वही बातें स्पष्ट किया गया है, क्या होंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र,
राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरी बात क्या होंगे? पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। भाई जो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र हैं वो भी ठीक है। फिर इसके बाद है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, अर्जित किए जाएं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये भी तो हो सकता है कि भारत किसी क्षेत्र को समझौते के द्वारा या किसी के द्वारा भारत में शामिल करे, तो ऐसी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए ना। ठीक। तो राज्यों के संघ का मतलब क्या होता है? राज्यों के संघ का मतलब नहीं नहीं नहीं, यहां पर राज्यों का संघ का मतलब क्या है? राज्यों का संघ, जैसे आप यहां सीधे से जान लीजिए कि राज्यों का संघ का मतलब ये हुआ, आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करिए अमेरिका से तो आपको तो समझ में आ जाएगा। जैसे अमेरिकी संघ कैसे बना? अमेरिकी संघ, हाँ, कि मतलब कुछ छोटे छोटे राज्यों ने समझौते किए और कि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित होते हैं, है ना। मतलब अब राज्यों ने समझौते किए हैं तो भविष्य में राज्य तो टूटेंगे नहीं, मतलब वो अविनाशी हैं। क्या अविनाशी राज्य हैं? अविनाशी राज्य हैं, ठीक है। अविनाशी राज्य हैं वो अमेरिका में, और क्योंकि समझौते किए हैं इसलिए वो अलग भी तो हो सकते हैं, है ना। तो विनाशी संघ हो गया, हालांकि अब ऐसा संभव नहीं है। ठीक। अब भारत में क्या है? भारत में पूरा इंडिया क्या है? इंडिया एक देश है। यहां पर राज्य कैसे बने? राज्य ऐसा नहीं है कि पहले से उनका अस्तित्व था, यहां तो प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य बनाए गए हैं, प्रशासनिक सुविधा। ठीक है। मतलब इंडिया के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, मतलब भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। ठीक। और वो क्या है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, या उसको अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वहां संभव नहीं हुआ है कि वो राज्य कोई निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो यही कहता। ठीक है, ये तो हो गया इसका मतलब। ठीक। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। तो नए राज्य कैसे कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जैसे कोई बड़ा राज्य है उसको तोड़ा गया तो छोटा राज्य बने, 2 राज्य बन गए, 3 राज्य बन गए, तो क्या हुआ? नए राज्य का प्रवेश हुआ। और ऐसे भी हो सकता है कि किसी भी बाहरी राज्य को शामिल कर लिया जाए, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया। किसको? सिक्किम वाला उदाहरण, सिक्किम, ये भी एक तरीका है नए राज्यों का प्रवेश का। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर, मतलब जो भी समझे संसद, उन निर्बंधों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। क्या? संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है। ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
कर सकती है। ये बात क्लियर हो गई कि नए राज्यों को प्रयोग और स्थापना में संघ का एकाधिकार है, फुल पावर है उसको, ठीक, फुल पावर है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद, मतलब कि अब यही समझ लीजिए कि संसद को 2 प्रकार की शक्ति यहां पर है। एक शक्ति तो यह है कि किसी राज्य को तोड़ दे, किसी राज्य से बना दे, 2 राज्यों से बना दे, अधिक राज्यों से बना दे, है ना। एक तो यह है। दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी शक्ति है कि किसी विदेशी भूभाग को सम्मिलित करके राज्य बना दे, जैसे हमने सिक्किम का उदाहरण दिया, है ना। तो ये भी एक तरीका है आर्टिकल 2 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 2 के तहत अभी इसका उदाहरण केवल एक है, सिक्किम। मतलब कि जो दूसरा तरीका है नए राज्यों के स्थापना, मतलब नए राज्यों के शामिल करने का जो दूसरा तरीका है, यानी अर्जित करने का, उसके तहत अभी सिक्किम को शामिल किया गया है। सिक्किम एक उदाहरण है, ठीक। इस उदाहरण में क्या हुआ था? 36वें संशोधन 1975 द्वारा संघ में सम्मिलित किया गया था, पूर्ण राज्य मान लिया गया था, ठीक है। 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को सह राज्य माना गया था, ठीक, और अनुच्छेद 2 का सम्मिलित किया गया था, ठीक। तो ये तो हो गया सिक्किम का उदाहरण, ठीक है। अब हम आगे अनुच्छेद 3 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 2 से क्लियर हो गया ना कि राज्य, मतलब कि राज्यों की स्थापना कौन करेगा। अब हम आ गए अनुच्छेद 3 पर। क्या? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 मतलब आर्टिकल 3 में क्या क्या है? तो क्या है कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? निर्माण या जो वर्तमान राज्य हैं, वर्तमान राज्य, ठीक। तो वर्तमान राज्य में क्या है? नाम में परिवर्तन हुआ, करना हुआ, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, ये सारी बातें क्या हैं? इसी के अंतर्गत सीमाओं में, नाम में, क्षेत्र मतलब यहां हम सीमाओं से है भाई, क्षेत्र में सीमा परिवर्तन होगा तो क्षेत्र में परिवर्तन आएगा ही, ठीक है। इसको आप कर सकते हो सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। ये सब क्या शामिल होता है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके उपखंड हैं। उपखंड, जैसे उपखंड क्या के अनुसार क्या है? किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर, जैसे आप इसमें सामूहिक रूप से, मैं आपको पहले सामूहिक रूप से समझा दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या कर सकता है। मान लीजिए एक कई राज्य हैं, है ना, कई राज्य हैं, किसी राज्य का निर्माण करना है तो केंद्र चाहे तो किसी एक राज्य को तोड़ दे, एक राज्य से तोड़ करके 2 राज्य बना दे। केंद्र चाहे तो थोड़ा सा इससे तोड़ दे, थोड़ा सा इससे तोड़ दे। केंद्र चाहे तो थोड़ा सा इससे तोड़े, थोड़ा सा इससे तोड़े, थोड़ा सा इससे भी तोड़ दे। मतलब कि कुछ भी सीमा में परिवर्तन संबंधित किसी भी ढंग से निर्णय ले सकता है। फिर इसके बाद चाहे तो नाम में परिवर्तन कर दे, क्या? नाम में परिवर्तन कर दे। और इसी ढंग से ये सारा अधिकार केंद्र के पास है, ठीक है। तो इसके उपखंड का में किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
कौन? संसद। संसद कर सकती है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए संसद के अधिकार, इसी संदर्भ में आपको हम समझा रहे हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, ठीक, और एक राज्य बनाना है पूर्वांचल, ठीक, अगर बनाना है तो, या कोई भी नाम रख लीजिए, पूर्वांचल या जो भी नाम रखे, क्योंकि नाम भी जो रखेगा वो केंद्र सरकार ही रखेगी, ठीक है। अब इस राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है? यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से ही काट दिया जाए। कैसे? उत्तर प्रदेश से। यह भी हो सकता है कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से, थोड़ा सा बिहार से काट दिया जाए, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि एक और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी काट दिया जाए, ठीक। और रही बात नाम की, तो नाम में चाहे जो नाम रखे वो केंद्र की इच्छा पर है। जैसे उड़ीसा को ओडिशा, है ना, या उत्तराखंड को उत्तरांचल को उत्तराखंड, ये सब नाम कौन बनाएगा, परिवर्तन करेगा? सब केंद्र सरकार का काम है, ठीक। इसी तरह इसके खंड ख में क्या है? तीन के खंड ख के अनुसार क्या किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है संसद? चाहे तो किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, अर्थात चाहे तो कुछ भाग उत्तर प्रदेश से काट करके बिहार में मिला सकती है, ठीक। और क्या कर सकती है? किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। तो निश्चित है उत्तर प्रदेश से काटा, बिहार को जोड़ा, तो ये घट गया ना, घट सकता है, घटा सकती है। ये इसके खंडगा में कहा गया है। खंडगा में क्या कहा गया है? किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। संसद किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक। और क्या कर सकती है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अभी हमने सामूहिक रूप से इसको हमने समझा दिया था, ठीक। अब हम आ गए आर्टिकल अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, ठीक। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4, इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, क्या? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक। नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अधीन नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3, ये दोनों बातें, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये दो अनुच्छेद 2 की बात है, ठीक। और 3 की बात क्या है कि क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन। ये जो भी कुछ घटित होगा, जो भी होगा, ये 368 आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों? अगर ऐसा माना जाता है तो जो भी संशोधन कहां तक पहुंचा है? 106,
106 संशोधन पहुंचा है ना। अगर ये भी संशोधन माना जाता तब तक संशोधन कहां पहुंच गया होता, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं कि प्रक्रिया क्या होगी, नए राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया क्या होगी, नए राज्य कैसे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि नए राज्य की जो भी स्थापना होगी या इससे संबंधित नए राज्य की स्थापना या बाहरी भू क्षेत्र शामिल करना जैसे सिक्किम को, ये सारे विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही लाए जाएंगे, राष्ट्रपति के अनुमति से ही लाए जाएंगे। क्या? अनुमति से ही लाए जाएंगे। ये बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे विधेयक निजी विधेयक के रूप में, मतलब कोई सांसद चाहे कि हम खुद स्वयं राज्य विभाजन का कोई विधेयक प्रस्तुत कर दें तो प्रस्तुत नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। और राष्ट्रपति की अनुमति कब होगी? जब प्रधानमंत्री सलाह करेगा। कहने का मतलब है कि जब सरकार की इच्छा होगी, केंद्र सरकार की इच्छा होगी, तभी राष्ट्रपति की अनुमति होगी, तभी ऐसे विधेयक लाए जा सकेंगे, ठीक। अब प्रक्रिया क्या है? पहले राष्ट्रपति के अनुमति से प्रस्ताव लाया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक। प्रस्ताव तैयार हुआ, ठीक है। अब ये प्रस्ताव कहां जाएगा? ये प्रस्ताव वहां जाएगा, मान लीजिए कोई राज्य प्रभावित हो रहा है, जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार, दो राज्य हैं, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़कर कोई राज्य बनाना हुआ तो ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विधानमंडल, उत्तर प्रदेश के विधान मंडल की इच्छा जानने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश के पास, विधानमंडल के पास। और अगर ये बिहार भी प्रभावित है तो यहां भी भेजा जाएगा, ठीक। अगर दोनों प्रभावित हैं तो यही प्रस्ताव दोनों के पास भेजा जाएगा। साथ ही उसमें बताया जाएगा कि अमुक विधानमंडल इतने समय तक 30 दिन, 2 महीना, जो भी दे वो राष्ट्रपति की इच्छा पर है, कितने समय तक अपने विचार या प्रस्तुत करें। तो यहां मान लीजिए ये प्रस्ताव आ गया उत्तर प्रदेश के पास, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में दो स्थितियां होंगी। क्या होगा? या तो प्रस्ताव पास हो जाएगा या तो खारिज हो जाएगा। एक स्थिति ये हो सकती है कि डिले हो जाए, है ना, डिले हो जाए, प्रस्ताव पड़ा रहे सरकार की इच्छा से। तीनों स्थितियों में राज्य की इच्छा का बहुत महत्व नहीं है, कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि पास हुआ तो अच्छी बात है। अगर ये पास कर दे फिर संसद फेल कर दे तो भी फेल हो गया, और अगर ये खारिज कर दे, संसद पास कर दे तो भी पास हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा? यहां पर बहुत महत्व नहीं है, ठीक है। ये प्रस्ताव निर्धारित तिथि के अंदर वापस कर दिया जाता है, और अगर निर्धारित तिथि के तहत वापस नहीं किया तो भी ये प्रस्ताव आगे संसद के पास बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए प्रस्ताव कहां आ गया? संसद के पास, ठीक। संसद से मतलब कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये प्रस्ताव यहां पर साधारण बहुमत से पास होगा, या नहीं पास होगा तो खारिज हो जाएगा, ठीक है। अगर पास हो जाएगा, साधारण बहुमत से पास होगा,
तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास पुनः जाएगा और राष्ट्रपति इसको अनुमति देगा, अनुमति देगा, रोकेगा नहीं। अनुमति क्यों देगा? क्योंकि वो पहले ही अनुमति दे चुका है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्ताव लाया गया है, इसलिए अनुमति रुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब अगर ये खारिज हो गया प्रस्ताव कहां, वो संसद में, तो निश्चित है कि बहुत विकट स्थिति हो गई। इसका मतलब ये कि सरकार अवमत में है। जिस सरकार के प्रस्ताव से ये प्रस्ताव लाया गया था और वो प्रस्ताव खारिज हो गया संसद में, यानी कि साधारण बहुमत भी नहीं जुट पाया, इसका मतलब सरकार अल्पमत में है और ये विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इसको पास होना ही है। अगर राष्ट्रपति प्रस्ताव किसी राज्य के विभाजन का शुरुआत कर दिया तो वो पास होगा ही और वो राज्य का विभाजन होना ही है। सीधी सी बात, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र सरकार ही ऐसे मामलों में पूर्ण रूप से जिम्मेदार है कि राज्य बनाना है, राज्य तोड़ना है, नाम बदलना है, राज्य को मतलब कि क्षेत्र बढ़ाना है, कई राज्यों से एक राज्य का निर्माण करना है या एक ही राज्य को तोड़ के करना है। इन सब बातों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ठीक है।